तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सीखा था कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, करेक्ट। तो इस पार्ट में हम सीखेंगे कि ग्राफ प्लॉट करके किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैंने आप सबको ये भी बताया था कि जब भी हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें 3 रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। वो रिजल्ट्स क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला है कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, मतलब कि इस तरीके से एक लाइन मिल सकता है आपको, ठीक है। हर एक लाइन एक इक्वेशन को डिपिक्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करते हैं तो उससे हमको एक लाइन मिलता है, समझ गए। अब पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब है कि 2 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो 2 लीनियर इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको 2 लाइंस मिलेंगे, ठीक है। अब वो 2 लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं जैसे कि मैंने फर्स्ट केस में दिखाया है, या तो पैरेलल हो सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं किसी भी पॉइंट पे, या फिर कोइंसिडेंट हो सकते हैं। कोइंसिडेंट मतलब कि मान लीजिए मैंने ये एक लाइन बनाया और इसी के ऊपर मैं एक और लाइन बना दूं, मतलब कि जो दोनों लाइंस बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बनेंगे, समझ गए। पैरेलल का मतलब कि दोनों लाइंस अलग अलग होंगे और ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एंड इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब आपको पता ही है कि किसी भी एक पॉइंट पे दोनों कट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, क्लासेस समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आप जितना लाइक करेंगे वीडियोस को उतना ये और भी स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसी तरीके से सीखते रहें। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस तरीके से ऑनलाइन लेक्चर्स देख के आप सीखेंगे तो वो जो पढ़ाई है वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रो टिप है आज के लिए। तो ये सब आप ध्यान में रखना कि जितना आप खुद से ट्राई करेंगे समझने का, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंटली सेटल हो जाएगा। नाउ सपोज कि आपको 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स कि पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशन का, और उसका जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो आपको कुछ इस तरीके के लाइंस मिले जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन है, और वो एक सॉल्यूशन कौन सा है? जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको क्या करना है? इसको मार्क करना है। इस पॉइंट को कैसे मार्क करेंगे? आप इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे, ठीक है। एक्स कॉमा वाई, जो भी इसका एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। कैसे निकालेंगे? आप देख लेंगे कि भाई y कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पैरेलली देखेंगे y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, और सिमिलरली x एक्सिस पे आप देखेंगे कि कौन सा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब अगर सिमिलरली आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं 2 इक्वेशंस का और वो अगर आपको पैरेलल मिलता है तो इसका मतलब क्या है? ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, समझ गए। सॉल्यूशन तभी होगा जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, तभी वो सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशंस का, अदरवाइज नहीं होगा। थर्ड इज कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, तो दैट मीन्स कि उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही लाइंस हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक के ऊपर दूसरा लाइन होने का मतलब क्या है? कि इसके सारे पॉइंट्स कॉमन है, मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है इस पर्टिकुलर लाइन का, ठीक है, या इन पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। तो अब इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हम लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो हमको एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। पैरेलल लाइन अगर है तो नो सॉल्यूशन, और अगर कोइंसिडेंट है तो दैट मीन्स कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये आपको याद रखना है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो दैट मीन्स कि यूनिक सॉल्यूशन, और बोल सकते हैं 1 कॉमन सॉल्यूशन। पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इनका एक और नाम है, वो क्या है? अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, मतलब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल अगर है तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और अगर कोइंसिडेंट है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो क्या लिखेंगे? तो भी ये कंसिस्टेंट ही होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है और पैरेलल में इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है। ठीक है, तो अगर कोई दो इक्वेशंस एक यूनिक सॉल्यूशन देते हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। अगर कोई दो इक्वेशन पैरेलल लाइन देते हैं या नो सॉल्यूशन देते हैं तो उसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। और अगर कोई दो इक्वेशन कोइंसाइडिंग लाइन देते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है उसका, तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो हम जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। करेक्ट, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू a। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू क्या है? b। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट इज इक्वल टू c। करेक्ट, तो किसी भी इक्वेशन में आपको a, b और c जरूर रहता है। ठीक है, कोई भी टर्म इनमें से 0 हो सकता है लेकिन रहेगा तीनों ही। जैसे कि मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट हो जाएगा इसमें 2, y का कोफिशिएंट क्या है? y का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है 0। ठीक है, क्योंकि y के बाद कोई टर्म नहीं है तो दैट मीन्स 0। समझ गए? अगर y के बाद +1 या -1 होता तो कांस्टेंट टर्म अकॉर्डिंगली +1 या माइनस होता। ठीक है, समझ गए? अब आपके सामने ये 3 पेयर्स ऑफ इक्वेशन गिवन है। ठीक है, पहला पेयर है x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इन पेयर्स का बारी बारी से ग्राफ प्लॉट करके चेक कर सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके का आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट वाला केस है इसमें आपको जो ग्राफ मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको इसमें मिलेंगे। इंटरसेक्टिंग का मतलब वो किस कैटेगरी में आता है? यूनिक सॉल्यूशंस के कैटेगरी में आता है। करेक्ट, मतलब इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि जो इनका लाइन है उसको जब ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों के उसका रेशियो चेक करेंगे। रेशियो का मतलब आपको पता है। करेक्ट, अब कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1 और नीचे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 3। ठीक है, तो 1/3 हो गया x के कोफिशिएंट्स का रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं a1/a2। ठीक है, b1/b2 और c1/c2। तो ये हो गए कोफिशिएंट्स। a1 और a2 किसका कोफिशिएंट है? a1 है x का कोफिशिएंट और a2 है नीचे वाले x का कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली b1 है फर्स्ट वाले इक्वेशन के y का कोफिशिएंट और b2 है सेकेंड वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट। समझ गए? ओके, अब हम देखते हैं कि इनके रेशियोज में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 कितना है? 1/3। ठीक है, करेक्ट, x का कोफिशिएंट क्या है? 1 और नीचे वाले x का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो 1/3 हो गया। सेकेंड क्या है? y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट ऊपर वाले इक्वेशन का है -2, नीचे वाले का है +4। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है? ऊपर वाले का कांस्टेंट टर्म है 0, मतलब c1 इज 0 और c2 कितना है? -20। करेक्ट, तो इसको हम -2/4 को क्या लिख सकते हैं? कट करके ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें इस पर्टिकुलर केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नॉट इक्वल टू c1/c2 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 का ही लिख रहा हूं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। करेक्ट, क्योंकि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2, वही मैंने यहां पे लिख दिया। 1/3 क्या है? a1/a2। -2/4 क्या है? b1/b2। ठीक है, तो हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो होगा यूनिक। समझ गए? एंड इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। समझ गए? ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मैं आगे पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। तो इस वाले पेयर में भी हम वही चीज करेंगे। ठीक है, तो a1/a2 क्या है? 2/4।
ठीक है, और b1/b2 क्या है 3/6 एंड c1/c2 क्या है -9/-18। अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6 एंड ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 2 18। तो क्लियरली इन तीनों ही रेशियोज में 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। करेक्ट। तो a1/a2 का रेशियो b1/b2 और c1/c2 के बराबर है। समझ गए। अगर इस तरीके का कंडीशन आ रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस में आएगा। समझ गए। तो बेसिकली क्या होता है, जिस भी पेयर ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चाहे एक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए। ऊपर वाले केस में कितने सॉल्यूशन आते हैं, एक ही कॉमन सॉल्यूशन आता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, तो भी वो कंसिस्टेंट होगा। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तो भी कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, जो कि हमारा थर्ड वाला केस है। समझ गए। तो फर्स्ट वाले केस में जैसे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा था, इस वाले केस में कैसा लाइन बनेगा, इस वाले केस में हमारा बनेगा कोइंसाइडिंग लाइन। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। समझ गए। ओके, थर्ड वाला पेयर देखते हैं। थर्ड वाले पेयर में a1/a2 क्या है 1/2, b1/b2 क्या है 2/4 और c1/c2 क्या है -4/-12। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 2 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, दोनों हाफ हाफ है, एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। क्यों, क्योंकि c1/c2 डिफरेंट आया है, 1/3 आया है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का फॉर्मेशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो दैट मीन्स कि ये होगा क्या, पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। समझ गए। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा पैरेलल लाइन। तो फर्स्ट वाले में इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड वाले में कोइंसाइडिंग लाइन, थर्ड वाले में पैरेलल लाइन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं इसको रेक्टेंगल में मार्क कर देता हूं ताकि आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो ये हो गए तीनों फॉर्मूलेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है तीनों फॉर्मूलेज। तो अब मैं फॉर्मूला को एक जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, जिसको देख के आप याद रख सकते हैं। तो सपोज कि हमारे जो दो इक्वेशन गिवन है वो इस तरीके से हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2, ये c1 है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो इस केस में जो इक्वेशन होगा वो किस टाइप का होगा, वो होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, और लाइन कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग, और सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, प्लस इंटरसेक्टिंग लाइंस प्लस पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। समझ गए। सेकंड क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्लस लाइंस कैसा होगा, कोइंसाइडिंग, प्लस इक्वेशन किस टाइप का होगा, कंसिस्टेंट। समझ गए। और लास्ट वाला क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन, करेक्ट, प्लस लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल, प्लस इक्वेशन किस टाइप का होगा, इनकंसिस्टेंट। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जिसमें नो सॉल्यूशन होता है वही इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और जिसमें पैरेलल होता है लाइंस वही इनकंसिस्टेंट होता है। तो एक ही इनकंसिस्टेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
बाकी जो भी है वो कंसिस्टेंट में आता है। समझ गए? ठीक है, तो ये वाला जो चार्ट है या ये वाला जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है स्क्रीन पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो राइट हैंड साइड में मैंने जो आपको लिख के दिया है ये भी आपको याद रखना है। तो तीनों में से कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, या तो पैरेलल पूछेंगे मतलब लाइन किस टाइप का है, या पूछेंगे सॉल्यूशंस कैसा है, या पूछेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा है, तो कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको ये एज इट इज याद करना है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं।